और आइए अब आपकी बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। पाकिस्तान की फौज ने एक बार फिर एक ऐसी हरकत की है जिसे देखकर लगता है कि पाकिस्तान में इंसान नहीं शैतान बसते हैं। नियंत्रण रेखा के पास भारतीय सैनिक निगरानी कर रहे थे, गश्त लगा रहे थे। 3 भारतीय सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया और उसमें से एक भारतीय सैनिक के पार्थिव शरीर के साथ जो किया गया उसे जघन्य अपराध नहीं कहा जा सकता, उसे बस जलालत कही जा सकती है। शहीद जवान के शरीर के साथ जो बर्बरता बरती गई है वो प्रदर्शित करता है कि कैसे पाकिस्तान की विकृत मानसिकता आज उनके सैनिकों पर भी हावी है। रक्षा मंत्री ने मुंहतोड़ जवाब देने की बात कही और सेना को खुला एक तरह से आदेश दिया गया है कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या एक बार फिर हिंदुस्तान सिर के बदले सिर काट कर लाएगा? एक सिर के बदले 10 सिर काट कर लाएगा? क्योंकि यही करना चाहिए। एलओसी पर फिर हुआ नापाक घात, फिर सामने आया पाकिस्तान का बर्बर चेहरा। शहीद जवान के साथ की बर्बरता। पीओके में भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी शायद पाकिस्तान की अकल ठिकाने नहीं आई है। सरहद और एलओसी पर लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर रहे पाक को मुंहतोड़ जवाब मिला तो वो और बौखला गया। पाकिस्तान अब कायराना हरकतों पर उतर आया है। एक बार फिर भारतीय जवानों पर हमला किया जिसमें 3 जवान शहीद हो गए। इतना ही नहीं, हमलावरों ने शहीद हुए भारतीय जवान के शव के साथ बर्बरता तक की। इस घटना की खबर मिलने के बाद सेना ने ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान को इस नापाक हरकत की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब ये जो इंसिडेंट हुआ है इसको भारतीय सेना एक छोटा इंसिडेंट समझ के नहीं लेगी। जैसे पहले इंसिडेंट हुए हैं, चाहे उड़ी का हुआ है और एक और बॉर्डर इंसिडेंट हुआ है, वो इसी सेक्टर मचल सेक्टर में हुआ है, उसका काफी हैवी रिटेलिएशन भारत सेना ने किया है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ने आतंकियों की मदद से इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है, जो पहले भी इस तरह की हरकतों के लिए कुख्यात रही है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से सुबह 2 घंटे फायरिंग की गई। घुसपैठ के लिए पाक की बॉर्डर एक्शन टीम ने फायरिंग शुरू की थी, लेकिन जब आतंकियों की घुसपैठ नाकाम हो गई तो उन्होंने घुसपैठ की रोकथाम के लिए बनाई गई पेट्रोलिंग टीम पर हमला कर दिया। पाकिस्तान ने 28 अक्टूबर को इसी सेक्टर में ऐसी करतूत को अंजाम दिया था। रक्षा विशेषज्ञों ने इसे जिनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन बताया है। पाक को एक बार फिर से कड़ा सबक सिखाना जरूरी बताया है। इसका फाइनल उत्तर क्या है? जहां तक मेरा अनुमान है कि फाइनल उत्तर यह है कि पाकिस्तान के साथ एक न एक दिन आने वाले दिनों में, वक्त नहीं बता सकता मैं, लेकिन आने वाले लड़ाई होगी और हो सकता है कि न्यूक्लियर वॉर भी हो। कि यदि ऐसा हुआ तो हमारे पास काबिलियत है, कैपेबिलिटी है और मैं अश्योरेंस दिलाना चाहता हूं कि पाकिस्तान विश्व के मैप से सदा के लिए विलीन हो जाएगा। ये काफी दुख होता है और गुस्सा भी आता है। इसका जवाब हमें देना चाहिए और काफी जबरदस्त देना चाहिए। जैसे लास्ट टाइम हमने किया था कि उनके 5 पोस्ट के ऊपर हमला किया था। 18 सितंबर को उरी में हुए हमले के बाद भारत ने 28-29 सितंबर की रात सर्जिकल स्ट्राइक की थी। उसके बाद से ही पाकिस्तानी फौज और उसके हुक्मरान बौखलाए हुए हैं। खासकर पाकिस्तानी सेना में इसको लेकर बहुत ज्यादा बौखलाहट है। यही वजह है कि पाक सेना की ओर से लगातार बॉर्डर पार से भारत की ओर फायरिंग की जा रही है। शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, जम्मू। और आइए बात करते हैं नोट प्रतिबंध की। जी हां, नोट प्रतिबंध को लेकर आरबीआई ने अब नई गाइडलाइंस जारी की हैं जो आपके लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। अगर आपके घर में शादी है तो आप अपने पैसे कैसे अपने बैंक अकाउंट से निकाल सकते हैं, इसके बारे में ये तमाम नियम है। इसके अलावा और भी कई नियम में बदलाव है जो कि अब आपके लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि आम आदमी को दिक्कतों का सामना न करना पड़े, लेकिन सरकार की तमाम कोशिशें बड़ी कम साबित हो रही हैं। दिक्कतें बढ़ती चली जा रही हैं और नियमों में बार बार बदलाव की वजह से आम आदमी की मुश्किलें और बढ़ रही हैं। गाइडलाइन पर गाइडलाइन। नोटबंदी के बाद हर दिन आरबीआई की ओर से नए नियमों का ऐलान किया जा रहा है। ये नियम काले धन को रोकने के लिहाज से तो सही है, लेकिन बार बार नियमों में हो रहे बदलाव को लेकर लोग तो परेशान हैं ही। बैंक अधिकारियों में भी असमंजस बना रहता है। इस बार आरबीआई ने शादी के लिए पैसे निकालने पर 7 कड़ी शर्तें लगाने का फरमान जारी किया है। 2.5 लाख रुपए उन्हें मिलेंगे जिन्होंने 8 नवंबर से पहले पैसा जमा किया है। दूल्हा दुल्हन, माता या पिता कैश निकाल सकते हैं।
30 दिसंबर से पहले शादी होगी तभी पैसा मिलेगा। पैसा लेने के लिए शादी का कार्ड दिखाना होगा। कार्ड के अलावा वर वधू पक्ष की पूरी जानकारी देनी होगी। जिन लोगों को शादी में आप भुगतान करेंगे उनसे रसीद लेनी होगी। रसीद नहीं लेने पर लिखवाना होगा कि वेंडर का बैंक में खाता नहीं है। इंतजाम हो रहे हैं शादी के, मतलब कोई परेशानी हो रही? नहीं सर, परेशानी तो होनी है। जिस हिसाब से अभी रूल निकल रखे हैं, पैसे बंद रोके, तो आदमी का गरीब आदमी क्या करता है कि पैसे थोड़ा इकट्ठा कर लेता हो घर में, तो उसी वजह से अब उसको दोबारा वो डिपॉजिट करके फिर निकालेगा। कुछ ना कुछ परेशानी है और गवर्नमेंट ने निकाल रखा है 2.5 लाख के लिए, भाई तुम जब निकाल सकते हो तो हो जाएगा। शादी के लिए तमाम ऐसी चीजें जिसमें आपको कैश पेमेंट करना पड़ता है, कैसे हो पाएगा? आप कह रहे हैं कि हो जाएगा, मतलब किसी मजदूर को देने 300 रुपए, किसी को भाड़े वाले को देने 200 रुपए, कैसे देंगे? सर अभी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। नोटबंदी के बाद सरकार हर दिन इस फैसले की समीक्षा कर रही है। बार बार गाइडलाइन बदलने का मतलब भी साफ है कि आरबीआई के लिए भी लोगों तक कैश पहुंचाना एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। कुल मिलाकर ये कहें कि सरकार ने जरूरी कामों के लिए रियायत भले ही दे दी है, लेकिन जो शर्तें तय हैं उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। 2 हफ्ते बीत जाने के बाद भी सरकार को दरअसल अभी भी समझ नहीं आ रहा कि कैसे आम आदमी की मुश्किलों को दूर किया जाए। अभी तक 2 लाख से ज्यादा एटीएम मशीन हमारे देश में हैं, लेकिन सिर्फ 82,000 एटीएम मशीन को इस काबिल बनाया जा सका है कि उसमें से 150 के नोट या फिर नए 2000 और 500 रुपए के नोट बाहर निकल सके। दिक्कतें कहीं ज्यादा हैं, व्यापार मंदा है, बाजार शांत या फिर खाली पड़े हैं और लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आगे कैसे बढ़ा जाए। तमाम एटीएम मशीन और बैंकों पर लंबी कतारें आज भी देखी गई हैं, लेकिन सरकार है कि मानती है कि आने वाले 2 या 3 हफ्ते में स्थिति बेहतर हो जाएगी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार, जी हां आज तीसरी बार एक सभा में भावुक हो गए। एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो रहे हैं आम आदमी की परेशानियों को देखते हुए, दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर प्रहार और कुठाघार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। और ऐसे में राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसदों के बीच में भावुक हो सकते हैं, संसद में बयान क्यों नहीं दे सकते? ऐसा लगता है विपक्ष के पास बैठे बिठाए एक बढ़िया लाठी मिल गई है और वो सरकार को जबरदस्त तरीके से पीट भी रही है। नोटबंदी के फैसले को लेकर विपक्ष सड़क से लेकर सदन तक हंगामा मचा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस फैसले पर चट्टान की तरह अड़े हैं। विपक्ष संसद के अंदर पीएम के बयान की मांग कर रहा है, लेकिन मोदी अलग अलग मंचों से विरोधियों को करारा जवाब दे रहे हैं। लेकिन इस घमासान के बीच जब वो अपने सांसदों के सामने आए तो भावुक हो गए। मोदी ने कहा कि विपक्ष नोटबंदी को लेकर देश में अफवाहें फैला रहा है। केंद्र सरकार ने यह फैसला गरीबों की भलाई के लिए लिया है। पिछले 70 सालों में काले धन ने सबसे ज्यादा गरीबों को ही नुकसान पहुंचाया है। मोदी ने कहा कि नोटबंदी का फैसला गरीबों और मिडिल क्लास के हित में है। इस फैसले को सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कहना चाहिए। मैं देख रहा हूं कि दुर्भाग्य कि आज सार्वजनिक जीवन में ये हिम्मत आ रही है कि करप्शन के पक्ष में भाषण लोग कर पा रहे हैं, करप्शन के पक्ष में, काले धन के पक्ष में खुलेआम मैदान में उतर रहे हैं। किसी भी देश के लिए मूल्यों का जो पतन होता है वो सबसे बड़ा संकट होता है। मोदी के भावनात्मक अंदाज को भी विपक्ष ने एक सियासी स्टंट बताया। राहुल गांधी ने पूछा, संसद में पीएम आखिर बयान क्यों नहीं देते? 70 साल में कुछ भी नहीं मिला गरीबों को। तो फिर प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में क्यों नहीं आते? पार्लियामेंट में आके क्यों नहीं बोलते? टीवी पे बोल सकते हैं, पॉप कॉन्सर्ट पे बोल सकते हैं, पार्लियामेंट के अंदर क्यों नहीं बोल सकते? जाहिर है नोटबंदी को लागू हुए तो 2 हफ्ते गुजर चुके हैं। लोगों की परेशानियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। इस बड़े फैसले में टीम मोदी के जो गिने चुने सिपहसालार शामिल थे, उनसे कुछ चूक हुई है। हालांकि मुसीबतें झेल रहे लोगों का एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो पीएम मोदी के आंसुओं से भावुक हो उठा। उन्होंने पीएम से अपील की है कि वो ऐसे नाजुक मोड़ पर अपने कदम डगमगाए नहीं। देश उनके साथ खड़ा है। रविकांत राय, न्यूज नेशन, दिल्ली। और ये खबर हम आपके लिए इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि अगर आप रेल से सफर करते हैं तो आप चेत जाइए, अगली बार जब आप ट्रेन का टिकट कटाएं तो इंश्योरेंस जरूर लीजिएगा साहब। इसलिए नहीं कि आपकी यात्रा सुखद हो, बल्कि इसलिए कि कहीं अगर कुछ हो जाए तो कम से कम आपके परिवार वालों को वो मुआवजे का पैसा तो मिले।
यह बात इसलिए आपके सामने रखना चाहते हैं क्योंकि पिछले 2.5 साल में सरकार ने 1,20,000 करोड़ रुपए लिए हैं रेलवे सुरक्षा के नाम पर फ्रेट और यात्रियों के सफर से। 1,20,000 करोड़ रुपए कहां खर्च किए गए, रेल मंत्री ने आज तक इसका कोई ब्यौरा नहीं दिया है। और रेल सुरक्षा का आलम क्या है, इसकी पड़ताल आज हम करके आपको बता रहे हैं कि रेल यात्रा करना आज इतना बड़ा एक रिस्क है, इतना बड़ा एक रिस्क है कि घर निकलते समय पता नहीं आप वापस दोबारा घर में दाखिल हो पाए या ना हो पाए, क्योंकि जर्जर स्थिति है रेलवे की। लेकिन कोई जवाबदेह नहीं है, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। रेल मुसाफिरों की सुरक्षा ही मकसद है। रेलवे ये दावे बार बार दोहराता है, सुरक्षा के नाम पर सफर भी महंगा कर दिया। लेकिन कानपुर में हुए हादसे ने ये सवाल खड़ा कर दिया कि कहां गई वो सुरक्षा जिसकी बार बार दुहाई दी जाती रही। ऐसे में आम लोगों का सवाल ये है कि किराया तो बढ़ जाता है, लेकिन सफर में सुरक्षा की गारंटी क्यों नहीं लेती सरकार। रेलवे का 2016-17 का बजट 1,21,000 करोड़ का है, जिसमें पिछले बजट की तुलना में 21% का इजाफा हुआ है। रेलवे की सुरक्षा पर बजट में 2,661 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इनमें 60% रकम पटरियों के मॉडर्नाइजेशन और मेंटेनेंस पर खर्च होती है, जबकि 25% रकम दुर्घटना रोधी उपकरणों पर। लेकिन पिछले 3 सालों में 50% से ज्यादा रेल हादसे रेल पटरी से उतरने के कारण हुए। इनमें भी करीब 29% हादसों की मुख्य वजह ट्रैक में आई खराबी रही। पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले इस साल ट्रेन के पटरी से उतर जाने के मामलों में 67% बढ़ोतरी हुई है। लेकिन रेलवे के अपने दावे हैं। अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल हमने 2500 किलोमीटर ट्रैक रिन्यू करने का टारगेट रखा था और हमने 2800 किलोमीटर अचीव किया, 300 ज़्यादा ही किया टारगेट से। और अब हमारा करंट ईयर में ये टारगेट करीब 2700 किलोमीटर का है। अगर कोई ट्रैक हम रिपेयर अभी जैसे आज शुरू किया है काम, सब तो एक साथ नहीं हो सकता, तो जहाँ नहीं हो पा रहा है जब उसका नंबर आएगा तो वो भी होगा, तब वहाँ पर हम स्पीड रिस्ट्रिक्शन लगा के सेफ्टी के मेजर्स लेते हुए ट्रेनों का ऑपरेशन करते हैं। तो सेफ्टी से तब भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। रेलवे में बचाव और सुरक्षा के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपयों की दरकार है। सितंबर 2016 में रेल मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से रेलवे की सुरक्षा और सेफ्टी उपकरणों के लिए अलग से 1,19,183 करोड़ के फंड की मांग की। इस फंड से रेलवे ट्रैक, ब्रिज, क्रॉसिंग, सिग्नल सिस्टम और ट्रेनों की खामियों को दूर किया जाना है। लेकिन इस फंड पर भी अब तक अमल नहीं हुआ। इतना ही नहीं, रेलवे के सेफ्टी और सिक्योरिटी डिवीजन में भी करीब 1.25 लाख पद खाली हैं। सोल्यूशन ये है कि आप एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में अकॉर्डिंग टू स्पीड, अकॉर्डिंग टू लोडिंग, जो उसकी लाइफ एनहांसमेंट, जो उसकी क्वालिटी, रिलायबिलिटी में काम करना है वो काम करिए। रेलवे सुरक्षा पर गठित अनिल काकोदकर कमेटी ने साल 2012 में इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने की जरूरत बताई थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री से डिजाइन हुए कोचों की जगह LHB कोचों के इस्तेमाल का सुझाव दिया था। हालांकि रेलवे का दावा है कि सुरेश प्रभु के रेल मंत्री बनने के बाद 106 सिफारिशों में से ज्यादातर पर अमल हो रहा है। रेलवे चाहे जो भी दलील दे, लेकिन रेल परिचालन का दबाव ट्रैक पर इतना ज्यादा है कि पटरियों के मेंटेनेंस का वाजिब वक्त भी नहीं मिल पाता, जिसके चलते हादसे अक्सर दावत देते रहते हैं और ऐसे बड़े हादसे दिल दहला देते हैं। वीडियो सुभाष चंद्र के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। इस खबर के साथ हम आपको ये दर्दनाक रिपोर्ट आपके सामने देख रहे हैं, जिसे देखकर वाकई में आपका दिल फट जाएगा। इंदौर पटना एक्सप्रेस हादसे में दर्द का ये एक सिलसिला देखने को मिला। भोपाल के सत्येंद्र सिंह की पत्नी और बेटी की इस हादसे में मृत्यु हो गई। सोमवार को जब घर से मां बेटी की अर्थी उठी तो हर कोई रो पड़ा और हादसे में गंभीर रूप से घायल सत्येंद्र सिंह ने दोनों को स्ट्रेचर पर लेटे लेटे ही अंतिम विदाई दी। आप देखिए, यह तस्वीर है जो बताती है कि कैसे सत्येंद्र सिंह ने अपनी पत्नी की मांग भरी, जो कि खुद स्ट्रेचर पर लेटे हुए थे, और उनकी पत्नी उनसे विदा ले चुकी थी। यह है हमारे भारतीय रेल की वास्तविकता। 146 लोगों की जान गई है इस ट्रेन हादसे में। क्या इसके बाद भी हमारी सरकार की आंखें जरा खुलेंगी? और अगर नहीं खुलेंगी तो रेल यात्रा से पहले इंश्योरेंस ले लीजिए साहब। कम से कम आप ना रहें, आपके परिजनों को इंश्योरेंस का पैसा तो मिलेगा।